हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए हिंदी के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। अगर आप इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके मेन पेपर में भी आ सकते हैं और सभी प्रश्नों को इस तरह से सॉल्व करेंगे ताकि इससे रिलेटेड जितने भी टर्म आएंगे कि पूछे जाते हैं वो सभी टर्म को बताएंगे ताकि वो भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर दे सके। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लिए एक लाइक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि 1869 से लेकर 1875 तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया। तो 1869 से लेकर 1875 तक बालकृष्ण भट्ट जो है वह प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए थे। और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट किस चैप्टर के लेखक हैं, तो यह बातचीत चैप्टर के लेखक हैं। और बातचीत क्या है, तो यह एक ललित निबंध है। ये 2 पॉइंट हम आपको बताए एक्स्ट्रा, ये भी पूछा जाए तो आपको इसका जवाब दे देना है। उसका दूसरा प्रश्न है कि रेल का विकट खेल किसकी रचना है। तो रेल का विकट खेल ऊपर जो पढ़े थे आप अभी तुरंत, बालकृष्ण भट्ट का ही रचना है। रेल का विकट खेल किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट का रचना है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वह उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। क्या हुआ, जब ये 1888 में जो है ना प्रयाग में, ये डेट याद रखिएगा, वो नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कि 1888 ईस्वी में प्रयाग के एक इंटर कॉलेज में जो है ना ये अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे। लेकिन उग्र स्वभाव के कारण जो है ना वहाँ पर इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया था। ये एक टर्म था कि उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। फिर है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। तो गुलेरी जी जो है वह 3 कहानियाँ लिखी थी। गुलेरी जी का पूरा नाम क्या है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो उनकी 3 कहानियाँ उन्होंने लिखा था। और वह 3 कहानियाँ कौन था, तो एक कहानी था सुखमय जीवन, और दूसरा कहानी था उसका उसने कहा था, और जो आप पढ़े थे उसने कहा था चैप्टर के लेखक कौन हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और तीसरा था बुद्धू का कांटा। जो सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा था वह 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और जो उसने कहा था चैप्टर था वह 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। डेट याद भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड कभी कभी डेट भी पूछ देता है। 5वां प्रश्न है कि गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। तो वह अमृतसर पंजाब के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। यह भी उसने कहा था चैप्टर से ही लिया गया है, जिसके कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ हाथापाई या बोल सकते हैं युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था, तो वह जर्मन के साथ हुआ था। और यह भी इसमें प्रश्न रहता है कि जर्मन में सैनिकों की संख्या कितना था, तो 70 था। याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है ना आपके सेंटअप एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर 7 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण 1974 में आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए थे। तो वह छात्र आंदोलन के लिए जेल गए थे। और जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और इसके चैप्टर के भी लेखक पूछे जाएंगे, संपूर्ण क्रांति के कौन हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी हैं। और संपूर्ण क्रांति क्या है, तो यह 5 जून 1974 को, याद रखिएगा ये डेट आपको भूलना नहीं है, 5 जून 1974 को पटना के जो है ना गांधी मैदान में दिया गया यह एक ऐतिहासिक भाषण था, संपूर्ण क्रांति। फिर है, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम हर्षुदयाल था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम हर्षुदयाल था और उसके माताजी का नाम क्या था, तो फूल रानी था उनके माताजी का नाम। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि रेणुका किसकी रचना है।
तो रेणुका जो है वह किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और रेणुका 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और रामधारी सिंह दिनकर जो है वह अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं। और जाके रेणुका इसकी प्रमुख रचना में रश्मि रथी भी आता है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। रश्मि रथी, उर्वशी, ये सभी इनकी प्रमुख रचना थी। फिर है मालती के पति का क्या नाम है, तो मालती के पति का नाम जो है वह महेश्वर था। और यह एक गैंग्रीन नामक बीमारी के डॉक्टर थे। फिर है कहरनामा किसकी कृति है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है। क्यों, जब भी आपको रचना में या कृति में पूछा जाएगा जिसके अंत में मसलनामा नामा जुड़ा रहेगा, वह मलिक मोहम्मद जायसी का ही रचना होगा। और मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह एक बाएं आंख से अंधे थे और चेचक के कारण वह रूपहीन थे। और यह करबक पाठ के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। फिर है साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो जो साहित्य लहरी है वह सूरदास की रचना है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सूरदास। और इसका प्रमुख रचना में साहित्य लहरी हो गया, सूरसागर हो गया, इनकी प्रमुख रचनाएं थी। उसके बाद है सुर काव्य के 3 प्रधान विषय है, तो सुर काव्य के 3 प्रधान विषय कौन हैं, तो विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम सागर, इनका जो है प्रधान विषय है। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है तुलसीदास के माता का नाम था, तो तुलसीदास के माता का क्या नाम था, तो हुलसी था। एवं इसके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। फिर है कवितावली किसकी रचना है, तो कवितावली जो है वह तुलसीदास जी का ही रचना है। देखिए कवितावली, इसमें वली दिख रहा है, जब भी वली दिखेगा तो तुलसीदास का ही रचना हुआ है। जैसे गीतावली, गीतावली भी तुलसीदास का ही रचना है। फिर रामचरितमानस भी इसी का रचना है। और जो इसका जो पद लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, तो विनय पत्रिका से लिया गया था। उसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा, तो ध्रुव स्वामिनी जो है वह किसने लिखा था, जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। और ध्रुव स्वामिनी जो है यह कब प्रकाशित हुआ था, ये भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बता देना है कि यह 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। है इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तो इंदु का प्रकाशन भी जो है ना जयशंकर प्रसाद जी ही किए थे। और वह 1909 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। 18 नंबर का प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी, तो कार दुर्घटना में हो गया था। वसंत पंचमी के दिन नागपुर से जो जबलपुर जा रहे थे, तभी जो है कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हो गई थी। और यह पुत्र वियोग चैप्टर के कवित्री थी। फिर बिखरे मोती कहानी संग्रह है, तो बिखरे मोती कहानी संग्रह किसका हो जाएगा, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा सप्तक किसने लिखा, तो दूसरा सप्तक जो है वह शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा था। कब लिखा था, तो 1951 में। यह भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी प्रश्न आने वाले हैं वह सब आपके व्याकरण से लिया गया प्रश्न होंगे। जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद होगा, तो विद्यालय कितना आसान प्रश्न है, तो विद्या जोड़ आलय, विद्या का जो घर होता है वही विद्यालय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्या जोड़ आलय। और यह स्वर संधि होंगे। फिर है संचय का संधि विच्छेद है, तो संचय का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ चय, संचय। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संचय का संधि विच्छेद। फिर 23 नंबर प्रश्न है कि यथोचित का संधि विच्छेद है, तो यथा जोड़ उचित, यथोचित। और इसका संधि विच्छेद जो है ना यही हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा आपका आंसर कि यथोचित का संधि विच्छेद यथा जोड़ उचित। उसके बाद है नीरव का संधि विच्छेद होगा, तो नीरव का संधि विच्छेद जो है ना निह जोड़ रव होगा, नीरव। जैसे नीरस, नीरस का भी पूछा जाता है, तो निह जोड़ रस, नीरस। तो यह विसर्ग संधि है और इसका संधि विच्छेद निह जोड़ रव होगा। उसके बाद तथापि का संधि विच्छेद कौन सा है, तो तथा जोड़ अपि, तथापि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, तथापि का संधि विच्छेद। फिर है अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग हुआ होता है जो शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगता है, तो अतिशय। तो यहाँ पर अति, अति जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा क्योंकि ये पहले लगा हुआ है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है कि स्वागत में उपसर्ग है, तो स्वागत का अगर आप विग्रह कीजिएगा तो होता है सु जोड़ आगत,
से स्वागतम, सूज और आगतम, तो सूज होता है ना, इसका उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर है प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय वो होता है जो वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके रूप और अर्थ को बदल देता है। तो प्रभुता, तो यहाँ पर ता जो है या इसका उपसर्ग हो जाएगा। ए राइट आंसर। फिर है गायक में प्रत्यय है, तो गायक, अक जो है ना यहाँ पर प्रत्यय हो जाएंगे। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है बाँछे खिलना, बाँछे खिलना मुहावरे का अर्थ है। तो बाँछे खिलना मुहावरे का अर्थ होगा आगे निकल जाना या परिवर्तन होना या अत्यंत प्रसन्न होना। तो बाँछे खिलने मुहावरे का अर्थ होगा या तो हो जाएगा इसमें अत्यंत प्रसन्न होना या परिवर्तन होना। ये दोनों का आंसर आप एक बार देख लीजिएगा जरूर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा काफ़ी प्रयत्न करना। मतलब ने कहता है कि इस तरह से इसका भाव ले सकते हैं कि वह व्यक्ति नदी में डूबने के पश्चात वह हाथ पैर मारने लगा, अर्थात काफ़ी प्रयत्न करने लगा तैरने के लिए। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ है। तो लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर लाभ के बदले हानि होना। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद सोमवार संज्ञा है, तो सोमवार जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे क्योंकि यह किसी दिन का नाम है। खास इसमें व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि खास व्यक्ति या दिन का बोध हो रहा है, जिस कारण से यह व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। अगर दिन रहता तो वह जातिवाचक हो जाता। 34 है कि घर संज्ञा है, तो घर जो है वह जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि घर में सभी के घर का बोध हो रहा है। तो जाति का बोध हो रहा है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। फिर है राम कलम से लिखता है, में से किस कारक का है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो से आ गया तो करण हो जाएगा करण से, तो करण कारक हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है गीला का विलोम होगा, तो गीला का विलोम सूखा। फिर है उग्र का विलोम होगा, तो उग्र का जो विलोम है वह सौम्य होता है। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है जागरण का विपरार्थक शब्द होगा, तो जागरण का निद्रा। जागरण मतलब होता है जागे हुए और निद्रा मतलब सोया हुआ, तो इसका राइट आंसर ए होगा। फिर है भूत का विपरार्थक शब्द होगा, तो भूत का भविष्य होता है। फिर है मैं खाना खा चुका तब वह आया, वाक्य है, तो यह वाक्य जो है ना आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर चतुर्थ शब्द है, चतुर्थ शब्द जो है ना वह तत्सम हो जाएंगे क्योंकि चतुर्थ जो है यह एक संस्कृत के शब्द हैं और उसका हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किया जाता है, जिस कारण से यह तत्सम हो जाएंगे। फिर है खिड़की शब्द है, तो खिड़की जो है वह देशज शब्द है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है बखूबी कौन सा समास है? तो ये ना ही द्वंद्व समास, ना ही द्विगु समास, ना ही अव्ययी भाव समास, और यह जो है हो जाएगा कर्मधारय समास। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है रस भरा कौन सा समास है? तो रस से भरा तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष होता है तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजभवन समास है, तो यह भी तत्पुरुष समास, राजा का भवन का आ गया संबंध कारक, संबंध तत्पुरुष, तो ये हो जाएंगे तत्पुरुष समास। फिर है धर्माधर्म समास है, तो धर्माधर्म हो जाएंगे द्वंद्व समास क्योंकि एक दूसरे के योजक हैं। फिर तिरुभुवन समास है, तो इसमें तिरी मतलब तीन, संख्या का बोध हो रहा है तो ये हो जाएंगे द्विगु समास। फिर है जो कहा ना जा सके कहलाता है, तो वह अकथनीय कहलाता है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है जिसका कोई नाथ ना हो उसे कहते हैं वह कहलाता है, तो अनाथ कहलाता है। ये हो गया अनेकार्थी शब्द, मतलब अनेक अर्थों के लिए एक शब्द। फिर है कर्म का विशेषण है, तो कर्म का विशेषण क्रमिक हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव जो है वह क्लियर हो गया। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियो और भी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका इसमें रुपया तो नहीं लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब डू। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।